आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब धन का मनोविज्ञान या द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिले कुछ विचारों पे गहराई से बात करेंगे। ये वो बातें हैं जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को, हमारी सोच और शायद हमारी आदतों को भी एक नए तरीके से देखने में मदद करती हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि पैसा मतलब बस गणित है, बजट बनाना, निवेश करना, नंबरों का खेल। हाँ, हिसाब किताब। पर ये किताब कहती है नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा मतलब गहरी है और दिलचस्प भी। बिल्कुल, ये हमारी भावनाओं से जुड़ी है, हमारे डर, हमारी उम्मीदों से और उन कहानियों से जो हम शायद अनजाने में ही खुद को सुनाते रहते हैं पैसे के बारे में। सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि क्यों ऐसा होता है कि एक जैसी काबिलियत और शायद मौके होने पर भी कुछ लोग अच्छी खासी दौलत बना लेते हैं और कुछ बस संघर्ष करते रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ स्मार्ट होने की बात है या कुछ और है? ये किताब तो यही इशारा करती है कि असली खेल दिमाग का है, मनोविज्ञान का है, अंकों का उतना नहीं। अच्छा, तो चलिए फिर इन विचारों की तह तक चलते हैं। स्रोत में किरदार का जिक्र है रिया। उसकी कहानी काफी दिलचस्प है। हाँ। वो हमेशा यही मानती थी कि भाई ज्यादा कमाना ही सब कुछ है, आर्थिक सुरक्षा चाहिए तो बस ज्यादा कमाओ। जो कि आम धारणा है। बिल्कुल, और उसने इसके लिए बहुत मेहनत भी की, सारे नियम माने जो हमें सिखाए जाते हैं। जी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि ज्यादा कमाने के बावजूद उसे वो वाली सुरक्षा कभी महसूस ही नहीं हुई। अच्छा। हाँ, हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहती थी। फिर उसने एक किताब पढ़ी और जैसा आपने कहा, जैसे किसी ने बत्ती जला दी हो, उसे समझ आया कि अमीर बनना सिर्फ ये जानने से नहीं होता कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल, कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। और यहीं से किताब का सबसे जरूरी तर्क सामने आता है मेरे ख्याल से। क्या है वो? कि आपकी आर्थिक सफलता इस बात पे कम निर्भर करती है कि आप कितने ज्ञानी हैं, फाइनेंस को कितना समझते हैं, और इस बात पे ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। व्यवहार मतलब क्या आप में सब्र है, क्या आप इंसानी फितरत को अपनी और दूसरों की समझते हैं। रिया को यह एहसास हुआ कि हाँ, ज्यादा कमाना जरूरी है, पर यह पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली जवाब कहीं और था। अच्छा, तो उसे क्या समझ आया फिर? उसे कुछ बहुत बुनियादी लेकिन गहरी बातें समझ आईं। जैसे एक बड़ी चीज थी किस्मत की भूमिका। किस्मत पैसे में? हाँ, हम मानना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारी मेहनत का नतीजा है, जो कि है भी काफी हद तक। हाँ, वो तो है। लेकिन सच ये भी है कि भाग्य, लक, चांस, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी को सही समय पे सही मौका मिल जाता है, कोई ऐसी जगह पैदा होता है जहां अवसर ज्यादा है, किसी को विरासत में कुछ मिल जाता है। तो किसी पर अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये मानना कि किस्मत भी एक फैक्टर है, हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना? थोड़ा यथार्थवादी। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी बात जोखिम, रिस्क। ओ हाँ, वो तो पैसे के साथ जुड़ा ही हुआ है। बिल्कुल, इससे बच नहीं सकते। पैसा है तो रिस्क है। लेकिन किताब कहती है सवाल ये नहीं कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे संभालते कैसे हैं। कैसे संभालते हैं? हाँ, क्या आप घबराकर गलत फैसले लेते हैं या शांत रहकर सोचते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं लालच में आकर, या डर के मारे बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते? ये मैनेजमेंट जरूरी है। सही। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सबक, समय की ताकत। समय? हाँ, टाइम। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे छोटे लगातार किए गए निवेश, वो भी बोरिंग वाले, हाँ, लंबे समय में वो जादू कर सकते हैं जो बड़े एकमुश्त रोमांचक मुनाफे शायद कभी ना कर पाएं। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, जो धीरे धीरे काम करती है पर कमाल का असर दिखाती है। सही बात है। लेकिन इन सब तर्कों के साथ एक और परत है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, भावनाएं। हाँ बिल्कुल, पैसा सिर्फ तर्क या गणित की चीज नहीं है। डर, लालच, जलन, पछतावा, ये सब मैदान में उतर आते हैं जब पैसे की बात होती है। और ये चीजें गड़बड़ कर सकती है ना? अरे, अच्छों की प्लानिंग बिगाड़ सकती हैं। सोचिए, डर के मारे तब बेच देना जब रुकना चाहिए था,
है ना, या लालच में आकर कोई ऐसा रिस्क ले लेना जिसकी जरूरत नहीं थी, या दूसरों को देखकर। हाँ, दूसरों को देखकर जलन में ऐसे फैसले लेना जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। किताब यही कहती है कि अगर सच्ची दौलत बनानी है तो इन भावनाओं को समझना और काबू में रखना सीखना होगा। कैसे? लंबी सोच रखनी होगी, थोड़ी विनम्रता, और ये समझना होगा कि हमारे इमोशंस हमें कैसे चलाते हैं। यही असली अनुशासन है। रिया के लिए एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने दूसरों से तुलना करनी छोड़ दी। अच्छा। उसने फोकस अपने रास्ते पर, अपनी जरूरतों पर, अपने विकल्पों पर वापस ले आई। ये बहुत बड़ा बदलाव था। और कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि रिया ने सिर्फ इन बातों को समझा नहीं, उसने उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना भी शुरू किया। हाँ, ये जरूरी है। कोई रातों रात बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे नियमित रूप से बचत करना, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, सोच समझकर निवेश करना बिना हड़बड़ी के, और शायद सबसे मुश्किल काम, अनिश्चितता को स्वीकार करना। अनिश्चितता मतलब बाजार का उतार चढ़ाव। हाँ, ये मानना कि बाजार ऊपर नीचे होगा, यही उसकी फितरत है। इससे डरना नहीं है, इसे प्लान में शामिल करना है। बिल्कुल। और यही किताब का वो संदेश और पुख्ता हो जाता है जो हमने पहले कहा था, आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, आप सोचिए, किसी को फाइनेंस की सारी थ्योरी पता हो, सारे फॉर्मूले रटे हों, लेकिन अगर उसमें अनुशासन नहीं है, तो अगर वो भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, अगर उसमें धैर्य नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? दौलत आदतों से बनती है, सिर्फ जानकारी से नहीं। स्रोत में कुछ उदाहरण भी थे इसके, है ना? कैसे बहुत स्मार्ट जानकार लोगों ने भी अपनी संपत्ति गंवा दी। हाँ, बिल्कुल थे। शायद अहंकार में कि मुझे सब पता है, या बेसब्र होकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। उनका बर्ताव ही उनके पतन का कारण बना। और सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। वो क्या? ऐसे साधारण लोगों के किस्से जिन्होंने शायद कोई फैंसी फाइनेंस डिग्री नहीं ली, पर दशकों तक बस कुछ बुनियादी चीजें अनुशासन से करते रहे। जैसे नियमित बचत, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना, फिजूल खर्ची से बचना, और उन्होंने धीरे धीरे बिना किसी हो हल्ले के अच्छी खासी संपत्ति बना ली। अच्छा। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बड़े कभी कभार लिए जाने वाले फैसलों से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। हाँ। लगातार टिके रहना वो अहम है। या कोई एक और बड़ी चीज समझ आई, पर्याप्त यानी इनफ का कॉन्सेप्ट। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। हाँ, हमारा समाज, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब हमें लगातार और ज्यादा और बेहतर पाने के लिए उकसाते रहते हैं। एक अंतहीन दौड़। हाँ, कभी संतुष्ट ना होने वाली दौड़। और ये दौड़ हमें ले कहाँ जाती है? अक्सर तनाव, चिंता और एक कभी न खत्म होने वाली असंतुष्टि की तरफ। अगर पर्याप्त का गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहेगा तो आप कभी खुश कैसे होंगे, चाहे कितना भी कमा लें? सही बात है। सच्ची आजादी, सच्ची शांति तब महसूस होती है जब आपको अंदर से लगे कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त है। तब आप फैसले इसलिए नहीं लेते कि और पैसा कमाना है, बल्कि इसलिए लेते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपके पास समय हो, कंट्रोल हो। दौलत सिर्फ बैंक में पड़े नोट नहीं है, दौलत है सुरक्षा का एहसास, वो तकिया जो आपको गिरने से बचाता है। दौलत है मुश्किल वक्त में टिके रहने की क्षमता, यानी लचीलापन। और सबसे बढ़कर दौलत है अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। अपनी शर्तों पर? हाँ, तब खुशी की परिभाषा भी बदल जाती है। वो चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि शायद अनुभव में, रिश्तों में और मन की शांति में मिलने लगती है। इसके बाद, जैसा स्रोत बताता है, रिया की समझ और गहरी हुई। उसने महसूस किया कि पैसे के मामले में कोई एक सही रास्ता है ही नहीं जो सबके लिए काम करे। बिल्कुल नहीं। ये चीज बेहद निजी है, पर्सनल है। बहुत ज्यादा। जो चीज एक इंसान के लिए सोचा समझा जोखिम है, वो दूसरे के लिए पूरी तरह से तबाही ला सकती है। हाँ। जिस चीज से एक को खुशी मिलती है, मान लीजिए जल्दी रिटायर होना, वो दूसरे के लिए शायद बोरियत का कारण बन जाए, उसे काम करना पसंद हो। सही। इसीलिए दूसरों की नकल करना, चाहे वो कितने भी सफल क्यों ना लगें, खतरनाक हो सकता है। जरूरी ये है कि आप खुद को समझें। खुद को कैसे? अपने लक्ष्य क्या है? आप कितना जोखिम आराम से झेल सकते हैं रात को नींद खराब किए बिना? आपके लिए पैसे का असली मतलब क्या है? क्या वो सुरक्षा है, आज़ादी है, ताकत है, या दूसरों की मदद करने का जरिया? इन सवालों के जवाब दूसरों से नहीं मिलेंगे। मतलब किसी हॉट टिप या सुपरहिट फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये आत्म जागरूकता आपको वो फैसले लेने में मदद करती है जो आपके लिए सही है, न कि वो जो शायद लोकप्रिय हो या जो कोई और कर रहा हो।
और इसी समझ के साथ रिया ने धैर्य रखना सीखा, पेशेंस। जो आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन उसने निवेश को हफ्तों या महीनों में नहीं, बल्कि सालों और दशकों के नजरिए से देखना शुरू किया। अच्छा। वो समझ गई कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की शक्ति धीमी जरूर है पर असरदार है, जादू की तरह। लेकिन इस जादू के लिए सब्र चाहिए। और शायद दिखावे से भी दूर हटना सीखा होगा। हाँ, ये भी एक अहम बात है। किताब ये याद दिलाती है कि असली दौलत अक्सर दिखाई नहीं देती, वो शांत होती है, अदृश्य होती है। अदृश्य। हाँ, वो महंगी कार या बड़ा घर नहीं है, वो तो खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। वो पैसा जो बैंक में है, निवेश में है, जो आपको आजादी देता है। वो विकल्प है जो आपके पास तब होते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं। और वो सुकून है जो ये जानने से मिलता है कि आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। वाह, ये तो बहुत अलग नजरिया है ना? रिया ने फिर ये सब जो सीखा वो अपने दोस्तों से भी साझा करना शुरू किया। हाँ। और इस बातचीत में जैसा होता है, उसकी अपनी समझ और भी पक्की होती गई। उसे बार बार यही लगा कि हाँ, जानकारी जरूरी है, फाइनेंस समझना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को लेकर आपका नजरिया, आपकी आदतें और आपकी भावनाओं पर आपकी पकड़। लंबे समय में यही चीजें तय करती हैं कि आप कामयाब होंगे या नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिया की कहानी और इस किताब के जो विचार हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता वो बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। ये डर और चिंता का कारण बनने की बजाय जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया बन सकता है, एक टूल बन सकता है। बस हमें अपना ध्यान नंबरों से हटाकर अपने व्यवहार और अपनी सोच पर लाना होगा। शायद किताब का सबसे गहरा सबक यही है, जैसा आपने कहा। दौलत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने स्मार्ट हैं या कितनी जानकारी रखते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप लंबे समय तक अपने बर्ताव, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को कितनी अच्छी तरह संभाल पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मैराथन है, एक लगातार चलने वाली यात्रा जिसमें सीखते रहना और खुद को बदलते रहना पड़ता है। कोई मंजिल नहीं है, बस सफर है। सही कहा। इसमें विनम्रता की जरूरत है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और किस्मत भी अपनी भूमिका निभाती है। हाँ। इसमें धैर्य की जरूरत है, लंबी अवधि की सोच रखना, और इसमें बाजार को समझने की कोशिश से ज्यादा शायद खुद को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, खुद को समझना। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? क्या अपने पैसे से जुड़े व्यवहार के पैटर्न को समझना, अपनी भावनाओं की उठापटक को पहचानना और उन कहानियों को गौर से सुनना जो हम पैसे के बारे में खुद को सुनाते हैं, क्या ये सब किसी बाहरी एक्सपर्ट की सलाह या किसी जटिल मार्केट एनालिसिस से ज्यादा जरूरी हो सकता है? सोचने वाली बात है कि शायद असली नियंत्रण बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।